नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आपका अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसमें आपके लिए मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी वर्ग 3 की परीक्षा 10 तारीख से चालू होने वाली है, 10 से आगे तक चलेंगी। तो आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसने ना देखे हो अपना एडमिट कार्ड वो जरूर देख ले ESB की वेबसाइट से। और ये आपका प्रैक्टिस सेट सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वर्ग 3 के बाद आपका अगला एग्जाम जो है वो सीटेट का ही है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें, जिससे आप सभी को फ़ायदा हो सके। और हमारी और भी प्रैक्टिस सेट 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख ले। और क्लासेस की भी प्लेलिस्ट पर चल रही हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस पर जाके आप CDP की क्लासेस भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके में समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो CCE के लिए क्या सही रहेगा? तो नंबर 1, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक को बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। अगला है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ की पॉइंट होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही गलत है वो पता चला सकते हैं। तो इसमें केवल आ गया, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो आप वैसे ही कैंसिल कर हो गया आपका। अगला है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जांच परीक्षण ज़्यादा है और शिक्षण कम है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो गलत हो जाती हैं। तो आपका इन दोनों में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो बच्चों के कुछ इसमें गृह कार्य के लिए ज़्यादा सेकंड वाले में कहा गया है, तो इसको भी हम सही नहीं मान सकते। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया में आकलन सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में क्या है आपका? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो गणित अधिगम के आकलन का आयाम कौन सा नहीं है इनमें से? तो गणितीय तर्क, संप्रेषण, प्रतिरूप और कार्यविधि और गणित के प्रति स्ववृत्ति। तो इनमें से कार्य कौन सा नहीं है पूछा गया है। आपको नहीं पर पहले ही वहाँ पर फोकस करना है। तो कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल गणितीय तर्क होता है, संप्रेषण होता है आपका, और गणित के प्रति स्ववृत्ति भी होती है, जबकि प्रतिरूप और कार्यविधि इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा? आपका 3 नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जो भी क्वेश्चन ना आए आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें, की पॉइंट टाइप में बना के उनको लिखते जाएं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विषय, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विषय वस्तु में से अधिकांश प्रश्नों को शामिल करता है? तो कौन सा विशिष्ट विषय वस्तु में से अधिकांश प्रश्नों को शामिल करता है? तो आपका ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर योगात्मक परीक्षण। तो इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट जो हम करवा रहे हैं वो कैसा लग रहा है। जो भी आप राय देना चाहें वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक कमेंट से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अभी भी आपके लिए क्लासेस बनाते रहेंगे और आगे भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए क्लासेस बनाते रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वस्तु में से अधिकांश प्रश्नों में शामिल कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? निदानात्मक परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 निदानात्मक परीक्षण बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन और मूल्यांकन का करने का उद्देश्य नहीं है? तो गणित में कौन सा आकलन और मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए उनकी बुद्धि स्तर का पता करना। तो क्या पूछा आप क्वेश्चन, एक बार की जगह दो बार जरूर पढ़ें कि गणित में आकलन और मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए उनकी बुद्धि स्तर का पता चलाना होता है। विशिष्ट क्षेत्रों और अवधारणाओं में विद्यार्थियों की कठिनाई का पहचान करना। शिक्षण विधि में उपयुक्त परिवर्तन करना। विद्यार्थियों के अधिगम के अवधारणात्मक क्षेत्रों की व्यापकता की प्रगति का रिकॉर्ड रखना। तो आपका रिकॉर्ड बिल्कुल रखा जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षण विधि में उपयुक्त परिवर्तन करना बिल्कुल सही बात है। समय समय पर शिक्षण विधि को भी बदला जाता है जिससे अच्छे से समझ में आ सके सभी को। और विशिष्ट क्षेत्रों की अवधारणाओं में विद्यार्थियों की कठिनाई का पहचान करना बिल्कुल सही है कि किस क्षेत्र में विद्यार्थी को कठिनाई हो रही है वो भी पता लगाया जाता है। जबकि आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए उनके बुद्धि स्तर का पता चलाना। तो इसका उद्देश्य नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बुद्धि लब्धि परीक्षण से आपका ये क्वेश्चन है। तो बुद्धि लब्धि परीक्षण के बाद डैश लेकर विद्यार्थियों के अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। तो कठिनाइयों का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है ये बताना है आपको। और बुद्धि परीक्षण के बाद मानक संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा, मानदंड संदर्भित परीक्षण नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट के द्वारा, या फिर आपका निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, या फिर मौखिक परीक्षण के द्वारा। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है कि उपलब्धि परीक्षण के बाद विद्यार्थियों की अधिगम में कठिनाइयों का आकलन आप कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आपका किस प्रकार से करेंगे, आप निदानात्मक परीक्षण से आप इसकी जो भी कठिनाई होंगी उनका परीक्षण करेंगे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसमें क्या पूछा गया है, गणित में खुले सिर वाले प्रश्न देना है। तो गणित में खुले सिर वाले प्रश्न देने का क्या मतलब होता है या क्या क्यों दिया जाता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जी इसका आपको आंसर बताना है। तो क्या होगा, कक्षा में दुविधा असमंजस पैदा करता है खुले से प्रश्न वाला, कॉपियों की जांच करने के लिए शिक्षकों के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है। अगला होगा, जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाए तब ये एक उपयोगी गतिविधि है, या फिर गणित में संप्रेषण के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। तो इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा। तो खुले प्रश्न वाले अधिक डायरेक्शन में आपको सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मजबूर करते हैं। तो इसमें दुविधा बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉपियों की जांच करने के लिए शिक्षकों की कठिनाई उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। और जब पाठ्यक्रम पूरा जाए तब एक उपयोगी गतिविधि है, नहीं बिल्कुल गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गणितीय संप्रेषण के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अवलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है ये बताना है आपको। तो क्या बताना है आपको, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आकलन के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। या फिर मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आप जरूर बताएं। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 में से क्या इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप पहले से टिक जरूर कर लें। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जरूर जो भी आपको गलत हो रहे हो नहीं आ रहे हो तो आप जरूर नोट डाउन कर लें, वन लाइनर टाइप में लिख लें, क्योंकि यहाँ से ये पेडागोजी है जहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करता है। तो किसकी सहायता करता है मूल्यांकन? सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान और उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में क्या सहायता करता है? तो शिक्षकों की, माता पिता अभिभावकों की, शैक्षणिक अधिकारियों की, या फिर स्कूली इंस्ट्रक्टर की। तो किसकी जो है वो सहायता करता है, ये आप जरूर बताएं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन आपकी किसकी सहायता करता है? तो सबसे आपको पता ही है कि जब स्कूल में चल रहा है तो माता पिता, तो इसका सही आंसर होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक। शिक्षकों की सहायता करता है बिल्कुल मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान और उनका उपचार में शिक्षण योजना बनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो गणित में आकलन के लिए कौन सा आपका सबसे कम प्रासंगिक होगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, गणितीय दक्षता में पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। अगला है आपका, जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। मतलब इसका कहना है जो महत्वपूर्ण हो उसको मापिए, ना कि जो सरल हो उसे। गणितीय समझ में आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। तो इनका क्या सही आंसर हो जाएगा कि गणित के आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक कौन सा होगा? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय इसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो ये बिल्कुल कम प्रासंगिक होगा गणित के आकलन के लिए, नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। निम्नलिखित में से गणित में रचनात्मक आकलन के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो रचनात्मक आकलन के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन 4 में से क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? तो आपका पहला है आपका रूब्रिक्स, अगला है आपका परियोजना कार्य, फिर है आपका वार्षिक परीक्षा, फिर है आपका कक्षा कार्य। तो क्या बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा कि गणित में रचनात्मक आकलन के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा का जो गणित में रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये तो फाइनल रिजल्ट ही आपको प्रदान करेगा वार्षिक परीक्षा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, वार्षिक परीक्षा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं मैथ पेडागोजी के। इनमें से आपके कितने सही हुए हैं जरूर बताएं। आप अगर 7 या 7+7 के ऊपर जा रहे हैं या 7 तक, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, आपका जरूर क्लियर हो जाएगा आपका। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें। और आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो भी आपको प्रैक्टिस सेट देखना हो वो देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपके परीक्षा के अंतिम तिथि तक आपके प्रैक्टिस सेट और क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।